जी अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। एक्चुअली मैंने जो एक पूरी सीरीज़ फार्माकोलॉजी की स्टार्ट की थी और इससे पहले जो 4 चैप्टर्स हैं वो अपलोड हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आप चाहें तो उन 4 चैप्टर्स जो हैं उनकी भी वीडियोज़ देख सकते हैं। और अब मैं 5th चैप्टर स्टार्ट करने लगी हूँ और इंशाल्लाह आई विल कंटिन्यू द सीरीज़ ऑफ फार्माकोलॉजी टिल द एंड ऑफ दिस बुक इंशाल्लाह। और मेरा पूरा प्लान है कि मैं पूरी फार्माकोलॉजी जो है उसे कवर करूँ और एटलीस्ट वीक में 2 लेक्चर्स ज़रूर अपलोड करूँ। तो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट को आज हम डिस्कस करते हैं। कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट जो है ऑल्सो टर्म्ड एज कोलिनर्जिक ब्लॉकर्स, पैरासिम्पैथोलिटिक्स एंड एंटी कोलिनर्जिक और एंटी मस्करेनिक। कोलिनोसेप्टर जो होते हैं ना, जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। मस्करेनिक रिसेप्टर्स होते हैं और निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। जो मस्करेनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं स्पेसिफिकली हम उसे मस्करेनिक एंटागोनिस्ट कहते हैं, और जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहे होते हैं उन्हें हम लोग 2 डिवीजन्स उनकी होती है, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स होते हैं और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स होते हैं। ठीक है? अब हम लोग जो बात करें फर्स्टली मस्करेनिक एंटागोनिस्ट की बात करें, उसमें हमारे पास जो होते हैं वो मस्करेनिक रिसेप्टर्स को एजेंट्स ये जो हैं वो सिलेक्टिवली ब्लॉक करते हैं और उनमें हमारे पास एट्रोपिन आती है। एट्रोपिन जो है वो एक टर्शियरी अमाइन है, बेलाडोना क्लोराइड से एक्सट्रैक्ट हुई है। हायोसामिन जो है इसका एक्टिव आइसोमर है। अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये कॉम्पिटिटिवली बाइंड करती है और एसिटाइलकोलिन को प्रिवेंट करती है उन रिसेप्टर्स पे बाइंड करने से। मस्करेनिक रिसेप्टर्स का जो एगोनिस्ट है वो एसिटाइलकोलिन है, जबकि उसका एंटागोनिस्ट जो है वो एट्रोपिन है। और इन दोनों के अंदर जो एंटागोनिज्म है वो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म है। एट्रोपिन कॉम्पिटिटिवली जो है एंटागोनाइज करती है एसिटाइलकोलिन को बाइंड होने से उन रिसेप्टर्स पे। अब जब एट्रोपिन जाके बाइंड कर गया, रिसेप्टर्स ब्लॉक हो गए हैं, एसिटाइलकोलिन उन रिसेप्टर्स पे बाइंड नहीं कर सकती, तो एसिटाइलकोलिन का जो इफेक्ट प्रोड्यूस होना था वो प्रोड्यूस नहीं होगा। इसकी वजह से वो जो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था वो नहीं होगा, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि इसने पैरासिम्पैथोलिटिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया। और कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म ऐसे एंटागोनिज्म होते हैं जिसमें अगर हम दूसरे की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं ना तो वो फर्स्ट को रिप्लेस कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी जाए तो वो एट्रोपिन को रिप्लेस करके खुद जाके रिसेप्टर्स पे बाइंड कर जाएगा। एक्ट बोथ सेंट्रली एंड पेरिफेरली, सेंट्रली और पेरिफेरली जो है वो दोनों तरह से एक्ट करी होती है। प्रोड्यूस साइक्लोप्लेजिया, ये साइक्लोप्लेजिया प्रोड्यूस करती है। साइक्लोप्लेजिया बेसिकली होता है लॉस ऑफ एकोमोडेशन ऑफ फोकस फॉर नियर विजन। नियर विजन के लिए जो एकोमोडेशन ऑफ फोकस है उसका लॉस होना, उसको हम लोग साइक्लोप्लेजिया कह रहे होते हैं। आप नियर विजन जो है ना उस पे मतलब फोकस ही नहीं कर पाते आप, जो करीब की चीज़ें हैं उनको। और अनरिस्पॉन्सिव टू लाइट, और लाइट से अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, लाइट को जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते। इसलिए हम लोग जो एट्रोपिन है उसको डायग्नोस्टिक पर्पसेस में यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि जब आप एट्रोपिन के ड्रॉप्स डालते हैं तो उससे ये होता है कि जब वो पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव टू लाइट हो जाता है तो वो डॉक्टर आराम से लाइट जो है उसको आइज़ में फॉल करके और उसे देख लेगा कि व्हाट इज़ द इशू। तो इस तरह से जो एट्रोपिन है वो डायग्नोस्टिक पर्पसेस में यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये साइक्लोप्लेजिया कोज़ करता है, लॉस ऑफ अकोमोडेशन ऑफ फोकस फॉर नियर विजन एज वेल एज पेशेंट बिकम अनरिस्पॉन्सिव टू लाइट। मिड्रियासिस है डायलेशन ऑफ प्यूपिल, वो भी एट्रोपिन कर रहा होता है। जब डायलेट कर जाएगा प्यूपिल जिसकी वजह से वो नियर विजन जो है उसकी उसमें एकोमोडेशन ऑफ फोकस जो है वो लॉस हो जाएगा, बिकॉज वो करीब की चीज़ों को ध्यान से नहीं देख पाएगा। डायलेट बंदा तब करता है प्यूपिल जब उसे दूर की चीज़ों को अच्छे से देखना हो। ठीक है? तो जो डायलेशन ऑफ प्यूपिल है ना वो करता है ये मिड्रियासिस उसे कहते हैं। वो कैसे करता है? रेडियल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है और सिलरी मसल्स को डायलेट कर देता है। सिलरी मसल्स जो हैं जब वो डायलेट हो जाते हैं तो उससे ये होता है कि सिल्वरी मसल्स के साथ ना फाइबर्स अटैच होते हैं, और वो जो फाइबर्स हैं वो लेंस के साथ अटैच होते हैं। जब सिल्वरी मसल्स डायलेट कर जाते हैं तो जो फाइबर्स हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो टाइटन हो जाते हैं। जब वो टाइट हो जाते हैं तो वो जो लेंस है वो फ्लैटन हो जाता है। जब लेंस फ्लैटन हो जाता है तो अल्टीमेटली जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाता है। इस तरह से मिड्रियासिस हो रही होती है और ये एट्रोपिन कर रहा होता है। जबकि जो एगोनिस्ट हैं वो मायोसिस कर रहे होते हैं, जिसमें जो मोस्ट कॉमन पाइलोकार्पिन की हम बात कर रहे थे कि वो मायोसिस कर रहा होता है, लेकिन जब एट्रोपिन दी जाए तो वो मिड्रियासिस कर रहा है। और प्यूपिल के डायलेशन हो गया, साइक्लोप्लेजिया हो गया, 2 इफेक्ट्स हो गए। एंटीस्पास्मोटिक अगर हम बात करें तो एक्टिविटी ऑफ जो जीआई ट्रैक्ट है उसकी रिड्यूस कर देता है। एंटीस्पास्मोटिक एक्टिविटी है क्योंकि जो स्पैस्म है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, जीआईटी मोटिलिटी है, वो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स एनहांस करते हैं, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट एनहांस करते हैं। जब एंटागोनिस्ट देंगे तो वो एक्टिविटी कम कर देगा, कॉन्ट्रैक्शंस कम कर देगा, जिसकी वजह से इसकी एंटीस्पास्मोटिक एक्टिविटी भी है। एंटीस्पास्मोटिक के लिए अगर हम लोग ड्रग की बात करें तो बस्कोपान इज़ द मोस्ट कॉमन। बस्कोपान बहुत होती है, आई थिंक उसके अंदर हायसिन है, वो जो है एंटीस्पास्मोटिक इफेक्ट रखती है। और जो है टेकिकार्डिया, ये टेकिकार्डिया करता है। सारे इफेक्ट्स जो हैं वो रिवर्स हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के। एसिटाइलकोलिन ब्रेडिकार्डिया करता है तो ये टेकिकार्डिया करता है। हाइपर मोटिलिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर उसको भी रिड्यूस करता है। जो ब्लैडर है उसकी मोटिलिटी ज़्यादा करते हैं एगोनिस्ट, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, एसिटाइलकोलिन वगैरह वो मोटिलिटी ज़्यादा करते हैं, जिससे क्या होता है यूरिनेशन ज़्यादा होती है, मिक्सचरेशन ज़्यादा होती है।
लेकिन ये हाइपर मोटिलिटी जो है यूरिनरी ब्लैडर की उसको कम कर देता है, ब्लैडर को रिलैक्स कर देता है, यूरिनरी रिटेंशन स्टार्ट हो जाती है, यूरिनेशन जो ज़्यादा होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसका ओवर एक्टिव ब्लैडर में भी यूज़ है। इन पेशेंट्स को यूरिनेशन बहुत होती है, फ्रीक्वेंटली यूरिनेट करते हैं, उनको ओवर एक्टिव ब्लैडर का इशू होता है, तो आप अगर उनको दें मस्टेनिक एंटागोनिस्ट तो उससे क्या होगा कि ओवर एक्टिव ब्लैडर का इशू भी रिलीफ हो जाएगा। रिड्यूस्ड सिक्रीशंस, ये सिक्रीशंस को रिड्यूस कर देते हैं, फॉर एग्जांपल स्वेटिंग, स्लाइवेशन, लैक्रिमेशन, इन सब सिक्रीशंस को रिड्यूस कर देते हैं। उससे ये होता है कि जो टेम्परेचर है ना बॉडी का वो भी इंक्रीज कर सकता है, और इट कैन बी डेंजरस इन चिल्ड्रन एंड एल्डरली। बेसिकली जो टेम्परेचर है वो कैसे इंक्रीज करता है, क्योंकि जब स्वेट कर रहा होता है ना तो वो अंदर से वेस्ट मटेरियल निकल रहा होता है जो है पर्सन का बाहर, लेकिन जब वो स्वेट नहीं कर रहा उसकी स्लाइवेशन, लैक्रिमेशन, सब सिक्रीशंस कम हो गई हैं, तो अल्टीमेटली बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं एट्रोपिन फीवर की, एट्रोपिन फीवर भी इसे कह रहे होते हैं, क्योंकि मस्टेनिक एंटागोनिस्ट जो एट्रोपिन है पर्टिकुलरली उसने क्या किया, उसने बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, दैट्स वाई टर्म्ड एज एट्रोपिन फीवर। अगर हम बात करें मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर जो है उसकी, ये वैसे लिखा हुआ है, इसका कोई खास कंसर्न नहीं है इससे। अगर एंटीस्पास्मोटिक की बात करें तो ये एंटीडोट है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के लिए, मतलब एंटीडोट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट अगर हम बात करें तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के अंदर हमारे पास नियोस्टिगमिन, फाइसोस्टिगमिन वगैरह आते हैं, स्टाइलकोलिन आता है, उनके एंटीडोट जो है वो ऑब्वियसली कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट है, जो एट्रोपिन है वो है। एंटी सेक्रेटरी एक्टिविटी भी है इसकी, जिसकी वजह से ये हीलिंग ऑफ पेप्टिक अल्सर में भी यूज़ हो सकता है। अब एंटी सिक्रेटरी एक्टिविटी की मैंने ऑलरेडी बात की कि सिक्रीशंस कम करता है, सिक्रीशंस के अंदर हमारे पास HCl की भी सिक्रीशन आती है, जो स्टमक के जो पेराइटल सेल्स हैं वो सिक्रेट करते हैं। पेराइटल सेल्स क्या करते हैं, HCl सिक्रेट करते हैं। अब जब HCl की सिक्रीशन कम होगी तो उससे क्या होगा कि पेप्टिक अल्सर भी रिलीफ होगा, क्योंकि जो HCl की सिक्रीशन है उसके ज़्यादा होने से अल्सर के चांसेस होते हैं, तो जब वो सिक्रीशन कम होगी तो उससे ये होगा पेप्टिक अल्सर की भी रिलीफ के चांसेस होंगे, वो हीलिंग हो सकती है। तो उसमें जो हमारे पास ड्रग्स आती है ना वो पायरेंजापिन, टिलेंजापिन वगैरह है, जो M1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, पायरेंजापिन, टिलेंजापिन, लेकिन इनका अब यूज़ नहीं है बिकॉज बहुत अच्छी अच्छी ड्रग्स आ चुके हैं, PPIs हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट वगैरह हैं, तो इसलिए हम लोग ये पायरेंजापिन, टिलेंजापिन को यूज़ नहीं करते हैं। और अगर हम लोग साइड इफेक्ट्स की बात करें तो साइड इफेक्ट्स बेसिकली इंक्लूड ब्लड विजन, सैंडी आइज, डिलीरियम, हेलुसिनेशंस, दीज आर द साइड इफेक्ट्स। बिकॉज जब सिक्रीशंस कम हो गए हैं तो उससे क्या होगा, लैक्रिमेशन कम है, सैंडी आइज है, ब्लड विजन क्यों, क्योंकि जो लॉस ऑफ एकोमोडेशन ऑफ फोकस 1 ईयर विजन से, तो उससे क्या है, 3 पीसेज सही से नजर नहीं आ रही और विजन जो है वो ब्लर हो गया। इस तरह डिलीरियम, मेमोरी जो है उससे रिलेटेड इंपेयरमेंट हो जाती है, इस तरह के इशूज़ होते हैं। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एंटी मस्क्रेनिक जो एजेंट्स हैं इट इंक्लूड्स एट्रोपिन, बेंस्ट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट, डेरिफेनासिन, सोलिफेनासिन, फेसोटेराडिन, टोल्टेरोडिन, इप्राट्रोपियम, टायोट्रोपियम, ट्रोपिकामाइड, ट्राईहेक्सीफेनिडाइल, ट्रोस्पियम क्लोराइड, स्कोपोलामिन, ऑक्सीब्यूटाइनिन, दिस ऑल आर द एंटी मस्क्रेनिक एजेंट्स। और अगर हम लोग बात करें निकोटीनिक की, तो निकोटीनिक के अंदर मैंने ऑलरेडी बताया कि दो तरह से हैं क्लासिफिकेशन, एक गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स है और एक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हैं। अगर जो गैंग्लियन के ऊपर निकोटिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं उनकी ब्लॉकेज होती है तो उन्हें हम लोग गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स कहते हैं, और जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं अगर उनकी ब्लॉकेज होती है तो उन्हें हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स कहते हैं, ठीक है। अब जो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स इट इंक्लूड्स मेकामाइलामिन, निकोटीन, और इसमें हेक्सामेथोनियम भी आती है आई थिंक सो। और जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स इट इंक्लूड्स एट्राक्यूरियम, सिस्ट्राक्यूरियम, पेंक्यूरेनियम, रिक्रोनियम, वेंक्यूरोनियम एंड सक्सिनाइलकोलिन। अब जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स है उसके आगे भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, डीपोलराइजिंग होते हैं और नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स होते हैं। जो डीपोलराइजिंग होते हैं उसमें सिर्फ सक्सिनाइलकोलिन आती है जो डीपोलराइजिंग ब्लॉकर है, जबकि नॉन डीपोलराइजिंग बाकी सारे हैं सक्सिनाइलकोलिन के अलावा। अच्छा, अब जो स्कोपोलामिन है बेसिकली उसका इफेक्ट एंटी मोशन सिकनेस का है, यानी कि वो मोशन सिकनेस में यूज़ हो रही है और एंटी मोशन सिकनेस इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। वैसे मोशन सिकनेस ये होता है कि आपको वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है जब लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं बसेस में या फिर इस तरह से, तो फिर उनको जो फील आती है जिसकी वजह से नोज़िया वॉमिटिंग फील होती है, तो बेसिकली उसमें भी एस्टाइलकोलिन का रोल होता है। सेंट्रल जब वो रिलीज़ होती है एस्टाइलकोलिन तो उससे ये होता है कि वो एमएसएस को इंड्यूस कर रही होती है, तो उसमें ये होता है इसको पोलामिन जो है उसका रिलीज़ को कम करके तो एंटी मोशन सिकनेस इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, यानी कि मोशन सिकनेस में इसको पोलामिन यूज़ हो रही होती है। ब्लॉक शॉर्ट टर्म मेमोरी को भी ब्लॉक कर रही होती है, तो एमनीजिया इसे हम कहते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है ब्लॉक करना, तो इससे ये होता है कि ये ससेप्टेबल टू अब्यूज़ विद मॉर्फिन इन ऑब्स्टेट्रिक्स टू प्रोड्यूस एमनीजिया एंड सेडेशन। जो मॉर्फिन है बेसिकली वो भी ये काम कर रही होती है, अगर उसके साथ ये जाए तो ये अब्यूज़ के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि उसके इफेक्ट को फर्दर प्रोनाउंस कर सकती है। अच्छा, अगर हम बात करें इप्राट्रोपियम एंड टायोट्रोपियम की,
तो इप्राट्रोपियम एंड टायट्रोपियम बहुत है मस्करेनिक एंटागोनिस्ट, और ये जो मस्करेनिक एंटागोनिस्ट है पर्टिकुलरली M3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, और इनका इफेक्ट यह है कि ब्रोंकोडाइलेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जो एगोनिस्ट होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो कंस्ट्रिक्शंस कर रहे होते हैं, वो सिक्रीशन ज़्यादा कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है। जब इनके एंटागोनिस्ट दे देंगे तो उससे क्या ब्रोंकोडाइलेशन इफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से इनका एस्थमा में भी यूज़ है, और तो और ये COPD में भी जा सकते हैं। लेकिन इप्राट्रोपियम टायट्रोपियम मेजर जो ड्रग्स होते हैं वो बीटा 2 एगोनिस्ट हैं, जो जा रही होती है, लेकिन M3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो हैं वो भी यूज़ होती हैं इनहेल्ड फॉर्म में। ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट, डायलेशन इफेक्ट है इनका फॉर ब्रोंकोस्पैस्म। और जो अगर हम टायट्रोपियम की बात करें तो ये ऑडी यूज़ हो रही थी, वंस अ डे यूज़ कर रहे होते हैं, जबकि इप्राट्रोपियम जो है वो 4 टाइम्स अ डे यूज़ हो रही होती है। और ट्रोपिकामाइड एंड साइक्लोपेंटोलेट जो है बेसिकली ये वो ड्रग्स हैं जिनका ऑप्थाल्मिक सॉल्यूशंस जो है वो जो है प्रेजेंट है फॉर मिड्रेसिस एंड साइक्लोप्लेजिया, यानी कि जिसकी हमने ऑलरेडी बात की कि अगर आपने साइक्लोप्लेजिया प्रोड्यूस कराना है, मिड्रेसिस करानी है, तो आप जो है ना ये मस्करेनिक एंटागोनिस्ट देते हैं। ट्रोपिकामाइड एंड साइक्लोपेंटोलेट इनके ड्रॉप्स मिलते हैं जो पेशेंट की आई में इंस्टिल करा के तो उसके बाद डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि साइक्लोप्लेजिया हो जाएगा तो वो इजीली लाइट के थ्रू उसको डिटेक्ट कर लेगा इशू क्या है। और बेंजट्रोपिन एंड ट्राईहेक्सीफेनिडाइल जो है बेसिकली ये वो ड्रग्स हैं जो पार्किंसंस डिजीज में यूज होती हैं। बेंजट्रोपिन एंड ट्राईहेक्सीफेनिडाइल दीज आर द ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज। अच्छा, पार्किंसन डिजीज के अंदर होता यह है कि ना एक डिसबैलेंस हो जाता है, किसमें डोपामिनर्जिक ट्रांसमिशन और कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन। कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन जिसमें एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रही है, डोपामिनर्जिक जिसमें डोपामिन का रिलीज हो रहा होता है। अब इन दोनों का जो डिसबैलेंस हो जाता है ना उसके रिजल्ट में पार्किंसंस डिजीज होती है। डिसबैलेंस क्या होता है, डोपामिन कम हो जाती है, एसिटाइलकोलिन ज़्यादा हो जाती है। एसिटाइलकोलिन जब ज़्यादा टेक ओवर करती है, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं, पेशेंट की मूवमेंट्स, ब्रेडिकाइनेसिया, रिजिडिटी, ये सब चीज़ें उसको ये इश्यूज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। बेसिकली जो इसकी मेजर ड्रग है पार्किंसंस डिजीज़ की वो लीवोडोपा होती है, जिसको हम डोपामाइन बेसिकली अल्टीमेटली जाके वो कन्वर्ट होती है डोपामाइन में और जो है अफेक्ट प्रोड्यूस करती है। लेकिन एडजंक्टिव और सपोर्टिव थेरेपी में हम ये मस्करेनिक एंटागोनिस्ट दे देते हैं बेंजट्रोपिन और ट्राईहेक्सीफेनिडाइल। क्यों? क्योंकि ये मस्करेनिक एंटागोनिस्ट है, ये एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन को कम करेगा, और एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई हुई है, एक डिसबैलेंस क्रिएट हुआ हुआ है। जब एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन कम होगी तो वो जो मूवमेंट है और वो सब चीज़ें हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता वो भी कम हो जाएँगी। तो इस तरह इसका पार्किंसंस डिज़ीज़ में भी इफ़ेक्ट है। Derifenacin, fesoternidine, oxybutynin, solifenacin, and tolterodine, trospium chloride. These are the drugs used in overactive bladder. मैंने ऑलरेडी बात किया है कि जब यूरिनेशन ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही है, ओवर एक्टिव ब्लैडर का इशू है, तो उसके केस में जब हम ये एंटागोनिस्ट देते हैं, M3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, तो ये क्या करते हैं, ये जाके ब्लैडर को रिलैक्स कर देते हैं, यूरिनरी रिटेंशन होती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का जो इशू है वो रिजोल्व हो जाता है, ओवर एक्टिव ब्लैडर का जो इशू है वो रिलीफ हो जाता है, और पेशेंट जो है उसको रिलीफ हो जाता है, क्योंकि ये क्या करेगी, यूरिनरी रिटेंशन करेगी रादर देन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जो कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ने किए हुए थे। तो ऑक्सीब्यूटानिन जो है वो ट्रांसडर्मल पैचेस में भी अवेलेबल है। ये आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट को डिस्कस कर लिया है। कोई किसी किस्म का इशू हो आपको इस लेक्चर के अंदर, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन कि कोई चीज़ ना समझ आई हो या फिर मेरी स्पीड ज़्यादा हो, मुझे लगता है शायद मैंने थोड़ा जल्दी बोला है, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट टाइम इसको इम्प्रूव कर लूँगी। और उसके अलावा ये है जो हमारे पास ये है ना न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स और गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स, इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना है। हालाँकि ये बिल्कुल ये सिर्फ इसी पेज पे जो रह गया ना पोर्शन यही है, और हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं, ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी, और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि एटलीस्ट 1 वीक में मैं 2 लेक्चर ज़रूर अपलोड करूँ। और आप लोग प्लीज़ मुझे अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा कि आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई है, आपका रिस्पॉन्स ही मेरी मोटिवेशन होगी ताकि मैं इसको आगे फर्दर लेक्चर्स को कंटिन्यू कर सकूँ, और एक पूरी फार्माकोलॉजी की जो सीरीज़ है वो हमारी एट द एंड चले जाए। उससे हमें 4 महीने लगें, 5 महीने लगें, लेकिन हम लोग हमारी पूरी फार्माकोलॉजी जो है आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हम उसे कवर कर लें। थैंक यू सो मच। और मुझे प्लीज़ रिस्पॉन्स ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कि कहाँ अमेंडमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, कौन से क्वेश्चंस हैं जो नहीं समझ आए, और अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिस पे आप चाह रहे हैं कि मैं सेपरेटली लेक्चर बनाऊँ, तो मैं उस पे भी लेक्चर बना सकती हूँ रादर देन दिस सीरीज़। तो मुझे ज़रूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, और लेक्चर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।